नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ कमलेश कमलेश शाह जी। तो कमलेश जी हमारे साथ अक्सर आते रहते हैं। ही इज अ फॉर्मर सीनियर मैनेजर एंड अ कस्टोडियन इन अ मल्टीनेशनल बैंक। उसमें काम कर चुके हैं और उनको 30 इयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। तो सर, रोज की तरह पहले आज मार्केट देख लेते हैं। फिर से उतार चढ़ाव एज यूजुअल मार्केट में नजर आ रहा है, काफी वॉलेटाइल है बाजार। जी। तो सेंसेक्स जो है वो हम देख रहे हैं इस वक्त 44 पॉइंट्स हाई है एट 84,603। एंड निफ्टी इज 23 पॉइंट्स हाई एट 25,841। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर अगर देखें तो वी कैन सी Interglobe Aviation, HDFC Bank, Shriram Finance, Vodafone Idea, and ICICI Bank. Top five gainers: Interglobe Aviation, Max Healthcare, TCS, Infosys, and Hindalco. टॉप लूजर्स देखें तो सन फार्मा, पावर ग्रिड कॉर्प, एनटीपीसी, बजाज ऑटो एंड एमएनएम। दूसरा देखें अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स जो है इज 0.2% अप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स इज 0.2% डाउन। सेक्टोरल फ्रंट की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी, आईटी, मेटल, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, ये सारे ऊपर है 0.3 to 1% तक। ऑटो, मीडिया, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स आर ऑल डाउन बाय 0.2 to 1%। तो कमलेश जी, पहले आपका रिव्यू लेते हैं बाजार को लेकर। व्हाट इज योर एनालिसिस एंड व्हाट इज योर कमेंट्स फॉर टुडे? यस प्रिया जी, अपने दर्शकों को भी सबको नमस्कार। अ, अब हम बहुत जल्दी वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ 2025। मुझे लगता यस। है ट्रेडिंग डेज भी कुछ ज़्यादा बचे नहीं है। और हम्म। प्रिया जी, हम पिछले कई महीनों से जो देख रहे हैं ना, कि हम्म। मार्केट बिल्कुल नैरो रेंज में चल रहा है। जी। मूवमेंट कभी जिसे हम कहते हैं ना 50-100 पॉइंट के बीच में रहती है। और मार्केट के हम्म। अंदर अभी भी वह स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि हम्म। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट, इन द वर्ल्ड एज वेल। और हम्म। ये जो 2025 का ईयर रहा, मैं ऐसा मानता हम्म। हूँ कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी, जियो हम्म। पॉलिटिकल रीजंसों में भी कभी अगर आप देखें तो एक बहुत ही हम्म। चैलेंजिंग ईयर रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ हम्म। कि अब जो मार्केट थोड़ा नैरो रेंज में चल रहा है, आने वाले नए हम्म। साल में 2026 में मार्केट ग्लोबली भी इम्प्रूव होगा और जियोपॉलिटिकल हम्म। टेंशन जो है ना वो भी कम होगा। अब फिलहाल जो मार्केट जिस जी। स्थिति में है, मैं एक हम्म। कमेंट प्रिया जी ऐड करूंगा कि जनवरी हम्म। में जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विशेष करके हम्म। एफपीआई, जब इंडिया में हम्म। अपना फंड एलोकेशन करता है, उस समय हम्म। में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भारत में बड़ी मात्रा में वो लोग निवेश करेंगे। और हम्म। रिटेल का भी फिलहाल जो थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ है, तो रिटेल भी वापस फिर हम्म। से मार्केट में आएंगे। तो आई सी हम्म। some kind of a growth and raise in market in early next year. हम्म। जी। सर, ओवरऑल अगर इंडिया का पिक्चर देखें तो भी कहा जा रहा है कि 2026 जो है वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लीडर्स, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स, ये सारे कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे बढ़ेगा। ग्लोबली जो है भारत विल बी अ लीडर। एआई को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, अबाउट एआई एंड स्मार्ट टेक। तो सर, आप क्या कहेंगे ओवरऑल, एक इंडिया का क्या पिक्चर देंगे आप फॉर 2026? यस प्रिया जी, विथ योर परमिशन, मैं एक 5-7 मिनट का मेरा एक पूरा वक्तव्य आपको दूंगा। उसके बाद यू जी। कैन हैव योर फर्दर क्वेश्चंस, एनीथिंग। लेकिन ये यस। जो हमने आज डिबेट जो सिलेक्ट किया है ना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यूजफुल। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने दर्शकों के लिए भी ये एक हम्म। उपयोगी साबित होगा। प्रिया जी, जी। सबसे पहले 2026 की अगर बात करें हम, तो दुनिया के हम्म। जितने सारे इकोनॉमिस्ट हैं, दुनिया के, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर के हम्म। जितने लीडिंग इकोनॉमिस्ट है, दुनिया भर हम्म। के जितने बैंकर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, हम्म। लार्ज जायंट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस कहिए, आईएमएफ कहिए, हम्म। वर्ल्ड बैंक कहिए,
लार्ज बैंक्स गई है, एटलीस्ट वो सब की एक राय तो निश्चित रूप से बनी हुई है कि विश्व की परिस्थिति जो भी होगी, लेकिन भारत 2026 में it will maintain its growth which is going on from last 10 to 11 years. यानी भारत ने अर्थव्यवस्था को अगर आप देखें भारत की, तो पूरे दुनिया में आज चैलेंजेस होते हुए भी भारत आज भी अपना जीडीपी का टारगेट 7.3 से 7.4 के ऊपर है। भारत का इन्फ्लेशन रेट जो है वो बिलो 2%, यानी जो एक रेंज सेट की थी उसके नीचे हुआ है। भारत का डोमेस्टिक कंजम्पशन एक पर्टिकुलर महीने के लिए कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एज अ ओवरऑल फॉर प्रोजेक्शन ऑफ 2026 मैं ये कह सकता हूँ कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेंगे। देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, बिकॉज हमने भारत सरकार की ये बिल्कुल स्पष्ट नीति और भूमिका रही है कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब हम बनाएंगे। दुनिया भर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, दुनिया भर के जो मल्टीनेशनल जायंट कॉर्पोरेट्स है, उनको भारत सरकार यहाँ आकर अपने प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रही है। उसमें आप आईफोन का ले लीजिए, आप टेस्ला के साथ ई व्हीकल की बात कर लीजिए, सेमीकंडक्टर की दिशा में भारत ने बहुत बड़ी पहल की है। तो भारत 2026 में एक टारगेट जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, मुझे लगता है बड़ी मात्रा में हमको इसमें निवेश मिलेगा और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब करके हम उभर के आएंगे, उसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं है। तो एक एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो था कि विश्व के व्यापार में भले ही हमारा कंट्रीब्यूशन आज भी 2% से कम होगा, लेकिन आने वाले दिनों में भारत की भागीदारी विश्व के व्यापार में बढ़ने वाली है। मैं जब ये कहता हूं तो जैसे हमने ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की, अब दूसरा एक जो एरिया है जो मैं देख रहा हूँ वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल कीप ऑन ग्रोइंग दैट पर्टिकुलर सेक्टर, और उसमें मैं अब इनको भी इंक्लूड कर लेता हूँ, एआई को भी, क्योंकि एआई इज गोइंग टू बी the in things that AI is going to be operative on a broader, larger scale in a coming 1 or 2 years of time. तो इस दिशा में भी भारत के अनेक टेक्नोलॉजी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अपना काम शुरू किया है। दे आर अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजीज, दे आर हायरिंग द टॉप आई वुड से एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ एआई, और मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ भी टाइप करेंगे। तो मैं ये मानता हूँ 2026 में टेक्नोलॉजी में भी भारत एक हब की तरह उभर के आएगा। और अभी भी हम देखते हैं भारत में अनेक मल्टीनेशनल कंपनी है जिनके प्रोसेसिंग सेंटर यहाँ चल रहे हैं, जिनके बैक ऑफिस यहाँ से चल रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले साल में भारत में ये भी एक निवेश बढ़ेगा, और उससे बेनिफिट ये होगा कि मल्टीनेशनल कंपनियों के जब बैक ऑफिस कॉल सेंटर सब यहाँ आते हैं, उनके असेंबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ हो गए, तो भारत के अंदर एक नया जिसे हम कहते हैं ना कि देयर वुड बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग अ जॉब। भारत में जॉब नए क्रिएट हो गए, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये मैंने कहा ये दो सेक्टर। तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर मैं मानता हूँ वो डिफेंस है। अब डिफेंस में भी आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल में भारत सरकार ने भारत में ही डिफेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट बने, उस प्रकार की तैयारियां की है। भारत के करीबन 80 जितने कुछ डिफेंस के प्रोडक्ट जो कल तक हम इंपोर्ट करते थे, वो आने वाले दिनों में भारत में ही बनेंगे। तो डिफेंस के अंदर भी है ना हमारी जैसे हम कहते हैं कि हम स्वावलंबी हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। उससे ये होगा कि भारत का एक ऐसा क्षेत्र कि जिससे भारत की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो क्षेत्र का विकास भारत में अनेक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो डिफेंस एक एरिया। और चौथा जो मैं सोच रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों में भारत में अनेक प्रकार के टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हुए। तो मैं कहता हूँ कि इंडिया जो होगा ना आने वाले नए वर्ष में भी और आगे भी, एक इट विल बी ए न्यू मोस्ट प्रिफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। दुनिया भर के टूरिस्ट
नॉट ओनली लिमिटेड टू द अमेरिका, यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि दुनिया भर के अनेक देशों से भारत में टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट के आने से सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपना बढ़ता है, यहाँ लोगों को लोकल इंडस्ट्रीज को काम मिलते हैं, टूरिस्ट बिजनेस से जुड़े हुए होटल्स हो गए, टूरिस्ट बिजनेस के साथ जुड़े ट्रांसपोर्ट की कंपनियां होगी, उनको बिजनेस मिलेगा। तो भारत में जॉब क्रिएशन होगा, इकोनॉमी को गति मिलेगी, और जैसे मैंने कहा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। तो ये एक चौथा मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर है। और दूसरा कि भारत के जो जनसंख्या है, आज हम 145 करोड़ है, तो भारत में ये कह सकते हैं हम कि लेबर की कोई कमी नहीं है। अच्छा, भारत के टैलेंट पूल जिसे हम कह सकें, तो भारत का जो यूथ है, वो यूथ भी दे आर वेरी प्रोफेशनली वेल क्वालिफाइड है। एक नया टैलेंट पूल भारत में उभर रहा है। दे कैन टेक केयर ऑफ ऑल द ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। तो जब मैंने ये बात की ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की, भारत के इंडियन कॉर्पोरेट की मैं बात करूंगा कि भारत के इंडियन कॉर्पोरेट का भी इस बार इस नए साल के अंदर एक्सपांशन होगा। 2026 में फरवरी में जो बजट आएगा, मैं ऐसा मानता हूं कि इट विल बी अ पाथ ब्रेकिंग बजट। उस इस बजट के अंदर भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज डिक्लेयर होगी जो आने वाले 5 साल 10 साल का रोड में क्लियर करेगी। और भारत को, जो अब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसे बहुत जल्दी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पे लेके आएंगे। तो ये सारे पैरामीटर जब मैं डिस्कस करता हूँ ना, तो निश्चिंत प्रिया जी 2026 में भारतीय इकोनॉमी, भारतीय अर्थतंत्र विल डेफिनेटली ग्रो, प्रोग्रेस होगा, डेवलप होगा। और भारत के जो इक्विटी मार्केट है, तो इक्विटी मार्केट में भारत में आज करोड़ों इन्वेस्टर्स है जो आज स्टॉक मार्केट में भी, इक्विटी में, डिवेंचर में, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए भी मैं मानता हूँ कि एक अच्छा समय अगले साल आना चाहिए। जी सर, आपने काफी सारे क्षेत्रों के बारे में बात की है। मैं पूछना चाहूंगी इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, आप उस सेक्टर में भारत को कहाँ देख पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सोलार, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्स हैं वो सफिशिएंट रहेंगे? विल वी बी एबल टू अचीव अ टारगेट ऑफ 500 गीगावाट रिन्यूएबल बाय 2030? यस प्रिया जी, इनफैक्ट आपने ये बिल्कुल सही कहा। और शायद जो मैंने मेंशन किया ना, उसमें ये एक सेक्टर छूट गया, और थैंक्स कि आपने वो यू ब्रॉट इट टू माय नोटिस। यस प्रिया जी, रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ही पोटेंशियल है, ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है। जी। भारत के हर छोटे मोटे बड़े टाउन में, शहरों तक ये पहुंच जाएगा। और जो हम कहते थे कि पिछले कई वर्षों से कि बिजली के मामले में हम हमेशा डेफिसिट रहते थे, भारत में कई राज्यों में कैसे हम 24 घंटा बिजली दे ही नहीं पाते थे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट के साथ हम ये स्थिति भी होगी कि भारत पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पन्न करेगा। शायद ये बिजली भी बाकी के देशों को सरप्लस अपना बिजली दे सके, वो स्थिति में भारत आने वाले दिनों में आएगा। और यू आर एब्सोल्युटली राइट, 2026 और ऑनवर्ड भी रिन्यूएबल एनर्जी में भी हमको बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन प्रिया जी, मुझे एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने ये इश्यू लिया, इससे मुझे ये उसे रिकनेक्ट करता हूँ मैं कि जैसे ही हम कहते हैं ना, अब आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल सेक्टर इज पर से डूइंग एक्सट्रीमली वेल, लेकिन ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी। उसका प्रोडक्शन तो बड़ी मात्रा में हो रहा है, भारत सरकार की ओर से भी इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और ईवी के जो सर्विस स्टेशन है, मैं मानता हूँ कि आने वाले 1 1.5 साल 2 साल के अंदर पूरे भारत भर में जैसे पेट्रोल पंप का नेटवर्क है, वैसे ही बैटरी चार्जिंग का, बैटरी रिन्यूइंग का सेंटर्स पूरे खुल जाएंगे। और प्रिया जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट भारत की इकोनॉमी के लिए क्यों होगा? क्योंकि आज भी हमारे देश में अगर का सबसे बड़ा कोई बिल है, तो हमारा इंपोर्ट ऑयल का बिल है। आज भी हम 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो भारत का बड़ी मात्रा में, मैं कहूँगा बड़ी मात्रा में इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। देखिए, आइदर वे होता है। जब हमारा इंपोर्ट बहुत हैवी होता है ना, तो हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावें।
तो एक्सपोर्ट जितना बढ़े तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में ट्रेड बैलेंसेस जो हमारा है वो मैप कर पाएगा, और हम्म हम काफी बड़ी मात्रा में डेफिसिट नहीं होगी ट्रेड की। लेकिन अगर हमारा एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में नहीं बढ़ता, लेकिन अगर हम हम्म इंपोर्ट बड़ी मात्रा में कम कर देते हैं, इंपोर्ट का बिल कम होता है, तो देश की इकोनॉमी हम्म के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। तो आने वाले दिनों हम्म में भारत की ऑयल की कंजम्पशन कम होगी, ऑयल के बिल्स कम हम्म होंगे। और हम्म दूसरा मैंने अभी जो कहा वो कि ऑयल की भारत दुनिया के 40 देशों से ऑयल खरीदता है। आज भारत का एक बड़ा पार्टनर रसिया भी है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऑयल की खपत कम होने से भारतीय इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेंथ मिलेगी। और वो उस बेसिस के ऊपर मैं कहता हूँ कि उसका परिणाम को 2026 में देखने को मिलेगा। हम्म। सर दूसरी बात करते हैं डोमेस्टिक कैपिटल फ्लोज की। तो म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, पेंशन इनफ्लोज ये कितना सपोर्ट करेंगे रुपी को और हमारी इक्विटी मार्केट को, क्योंकि हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी है इस साल, कुछ ज्यादा ही देखी है हमने। ये जी, ये बात आपकी ठीक है कि इस साल में बीच में और स्पेशली यूएस टैरिफ का इश्यू होने के बाद थोड़ा हम्म इम्पैक्ट हुआ दो तीन चीजों पर। एक तो इम्पैक्ट ये हुआ हम्म कि डॉलर का इन्फ्लो थोड़ा कम हुआ। डॉलर का इन्फ्लो कम हुआ, साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में एफपीआई स्टॉक हम्म मार्केट से अपना स्टॉक बेच के बाहर निकले, और उन्होंने मैं कह सकता हूँ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर रिपैट्रिएट किए हुए हम्म हैं। तो स्वाभाविक रूप से डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ी, और डॉलर की डिमांड बढ़ने से हम्म आज हम जो 90 प्लस $91 का रेट देख रहे हैं, तो ये स्थिति में थोड़ा हम्म सुधार होगा। क्योंकि हम्म हमारा एक्सपोर्ट के लिए, अगर आपने अभी भी वर्तमान देखे, तो आज ही भारत के हम्म प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर गए हैं। और शायद अब तो उनकी यात्रा खत्म होने आई है। इथोपिया है, आज वो हम्म ओमान में भी है, और हम्म एक और कंट्री मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा है। 3 कंट्री का उन्होंने विजिट किया था। लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे लिए ये है कि जब हम्म टैरिफ वॉर चल रही है अमेरिका के साथ, अपने ट्रेड के लिए दिक्कतें आ रही है, क्योंकि अभी भी वो निगोशिएशन चल रहा है, एफटीए साइन हो नहीं रहा है। लेकिन वो एफटीए हम्म जब साइन होना तब होगा। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि नवंबर तक हो जाएगा, दिसंबर तक हो जाएगा, लेकिन अब तक वो हुआ हम्म नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी है। भारत सरकार हम्म ने दुनिया के अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय हम्म व्यापारों के लिए निगोशिएशन चालू कर दी है। प्रधानमंत्री जी स्वयं जी। दुनिया के अनेक देशों की यात्रा करके भारत के साथ हम्म बायलेटरल ट्रेड बढ़ाने के लिए काम पे लगे हुए हैं। हाँ, थर्ड कंट्री जॉर्डन है। तो जॉर्डन, जी। इथोपिया और ये ओमान। अब पीयूष हम्म गोयल जी जो हमारे वाणिज्य मंत्री है, मैं उनको फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पे। मुझे लगता है पिछले दो हम्म तीन महीने में दुनिया के 35 से 40 देशों के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर से उनकी बातें हुई है। वो भारत आए हैं, तब हम्म निगोशिएशन हुआ है। पीयूष जी स्वयं दुनिया के 25-30 देशों में जाके आए हैं। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भारत सरकार बहुत एग्रेसिवली, एक्टिवली विश्व के फलक पे, ग्लोबल लेवल के ऊपर अपना ट्रेड हम्म बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एंड ये मुझे लग रहा है कि इसको पॉजिटिव रिस्पांस हमारे सारे हम्म इंडस्ट्रीज के, हम्म तो भारत के एक्सपोर्ट इनका बढ़ेगा ऐसा मैं कह सकता हूँ। हम्म और उसकी वजह से ये हमारे अगले साल की जो हमारा इकोनॉमी का प्रोजेक्शन है ना, मैं हम्म सोचता हूँ वो जीडीपी 7.4 से भी आगे होगा फॉर हम्म द ईयर, आई वुड से 26-27। हम्म यस, दैट वे जितने भी पैरामीटर्स को हम अगर देख रहे हैं, तो हम्म कोई भी पैरामीटर मुझे ऐसा नहीं लग रहा जो ये कहे कि आने वाले नए साल में हम्म भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर होगी। जी। सर और अगर हम बात करें तो इफ वी टॉक अबाउट इंडिया एज डिजिटल इकोनॉमी, तो उस क्षेत्र में आप क्या चेंजेस देख रहे हैं इन द ईयर 2026, क्योंकि हम डिजिटली काफी आगे हैं, लेकिन व्हाट मोर डू वी सी इन दिस फील्ड, ट्रस्ट एज एन इकोनॉमिक कैपिटल? Priya ji, I should have mentioned when I spoke about the हम्म आईटी सेक्टर। जब मैं आईटी सेक्टर की बात करता हूँ ना, हम्म तो उसके अंदर डिजिटाइजेशन भी है, एआई मॉड्यूल भी है। हम्म तो डिजिटाइजेशन भारत में बड़ी मात्रा में हम्म उसका यूजेज बढ़ेगा।
भारत एक बड़ी मार्केट के रूप में उभरेगी। हम्म, डिजिटाइजेशन के अंदर भी मैं मानता हूं कि एफडीआई एफपीआई रूट से भी निवेश आएगा। हम्म, और ये प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुकी है, हम्म, एंड वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द लीडर एज फार हम्म, एज द डिजिटाइजेशन इज कंसर्न। तो हम्म, ये सेक्टर भी 2026 के लिए मेरे लिए बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है। हम्म। सर, आप एआई की बात कर रहे थे पहले, तो इंडियन Yeah. मैन्युफैक्चरर्स जो है वो कितने तैयार है टू अडॉप्ट टू एआई एनेबल्ड फैसिलिटीज, या फैक्ट्रीज जो हमारी है वो कितने तैयार हैं एआई को अडेप्ट करने के लिए? भैया जी, अभी आपके आपने जो ये विषय रखा ना, आपकी बात ठीक है। हम्म, अभी फिलहाल एट दिस पॉइंट इन टाइम हम्म, दुनिया में जिस प्रकार से पूरा एआई टेक्नोलॉजी ने उसका प्रभाव डाला हुआ है, हम्म, भारत के ऊपर भी उसकी असर हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल हम्म, इंडियन कॉर्पोरेट्स बड़ी मात्रा में, क्योंकि उसमें एक निवेश भी बड़ा होता है, तो हम्म, बड़ी मात्रा में उसका यूसेज हुआ नहीं है। हम्म, लेकिन द फैक्ट इसकी यह है हम्म, कि एआई इज गोइंग टू बी द रिवॉल्यूशनरी थिंग्स इन इंडियन इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो हम्म, एआई का उपयोग आज नहीं, 6 महीना 1 साल के बाद भी तो बड़ी मात्रा में इंडियन इंडस्ट्रीज यूज करेगी। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है। हम्म, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट एट अ टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर उनके लिए होगा। हम्म, लेकिन आने वाले देन सब्सिक्वेंट ईयरों के अंदर ये हम्म, उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल बनेगा। हम्म, और मैं ऐसा देख रहा हूँ प्रिया जी कि भारत के अनेक आईटी कंपनी फ्रॉम देयर साइड अपग्रेडिंग देमसेल्फ फॉर दी हम्म, डेवलपिंग एआई टेक्नोलॉजी। लेकिन साथ ही साथ हम्म, दे विल क्रिएट देयर मार्केटिंग एंड सेल्स टीम ऑल्सो, सो दैट कि वो प्रोडक्ट है ना इंडियन कॉर्पोरेट यूज करने का चालू करे। मे भी मिड 26 के बाद इसमें भी बड़ी मात्रा में इंडियन कॉर्पोरेट एआई टूल को यूज करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। हम्म, okay. सर, आपके मुताबिक हाई ग्रोथ सेक्टर्स क्या हो सकते हैं इन इन द ईयर 2026? भैया जी, जैसे हम बिगिनिंग में ये डिस्कस करते हैं ना कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें किसी के मन हम्म, में, आई एम वेरी ग्लैड टू से कि इसके बारे में किसी के मन में पूरी दुनिया में, हम तो भारतवासी है, जब हम्म, अपने देश की अच्छी बात करेंगे, हमारे देश की हम्म, ग्रोथ की बात करेंगे, लेकिन हम्म, दुनिया के अनेक देशों ने ये माना है, स्वीकारा है हम्म, कि इंडियन इंजन ग्रोथ विल रन विद द डबल स्पीड। और भारत की सरकार की जो नीतियां रही है ना, ये नीति की वजह से मैं काफी आश्वस्त कॉन्फिडेंट हूँ हम्म, कि आने वाले ये नए साल में भी और आगे भी भारत सरकार की ओर से इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए बहुत ही सपोर्ट रहेगा। और एक पैरामीटर हम जो कहते हैं ना कि व्हाट इज योर इकोनॉमी साइज, तो हम साइज मैटर हम्म, करते हैं प्रिया जी, वेरेवर यू गो साइज ऑलवेज मैटर्स। तो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण मैंने बीच में ये हम्म, एक जानकारी ली थी कि भारत अब एज पर दी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आईएमएफ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है। भारत को वो लोग डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में रखते हैं। उसका एक पैरामीटर ये है कि हम्म, जो देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, इफ इट्स अ फोर्थ बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, तो वो अपने आप में क्वालिफाई करती है टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। हम्म, जब डेवलप कंट्री है तब आप फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो ना। तो उस तरह से देखेगा ना, हम्म, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय हर हर इंडस्ट्रीज के लिए चैलेंजेस है। मैं ये नहीं हम्म, कहता कि कोई चैलेंजेस नहीं है। देखिए, एक जियो पॉलिटिकल टेंशन है ना, मैंने आपको जो बताया था, हम ये विषय के ऊपर पहले डिस्कस कर चुके हैं, शायद 15 दिन महीने पहले भी। लेकिन आज ऐसा हो रहा है प्रिया जी कि विश्व में रोज नया कुछ डेवलपमेंट आ रहा है। अब अगर आप जियो पॉलिटिकल हम्म, टेंशन की बात करें, तो ये सबसे बड़ी न्यूज आई है कि यूक्रेन वो नेटो के सदस्यता लेने के लिए अब इतने आग्रही नहीं है। अगर पीस होते हैं तो रशियन के साथ पीस एग्रीमेंट में दे आर रेडी टू गिव अप द इश्यू ऑफ गेटिंग मेंबरशिप इन नेटो। नेटो की सदस्यता के लिए वो लोग आग्रह नहीं कर रहे हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ हम्म, कि आने वाले 2026 में जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है ना, फिर वो रसिया और यूक्रेन है या इसराइल और गाजा का इश्यू हो,
वैसे तो आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स और हम्म वेनेजुएला के बीच में भी टेंशन हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में ही, मैं तो ये मानता हूँ हम्म मार्च 31 2026 तक जियो पॉलिटिकल टेंशन में काफी मात्रा में कम होंगे, सेटल हो जाएंगे। और विश्व हम्म की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी अपनी थोड़ी पटरी पर आएगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो जो कंट्रियों की इकोनॉमी आज भी 2% 3% के बीच में ग्रो कर रही है, उनके लिए भी हम्म एक ग्रोथ का अवकाश उसमें रहेगा। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि 2026 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच में ट्रेड हम्म एग्रीमेंट साइन हो जाए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि अचीवमेंट होगी हमारे लिए, अमेरिका के लिए भी। यस एब्सोल्युटली और रसिया के साथ भी जो भारत ने रिलेशंस बना के रखे हैं। तो मैं ये मानता हम्म हूँ कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में और दुनिया की राज्य व्यवस्था में भी भारत का हम्म जिसको हम कहते हैं ना, भारत का महत्व बढ़ा हुआ है। द इंडिया is considered as one of the most important country, whatever may be the global situation, whatever may be the हम्म global issues। दुनिया के बड़े इश्यूज में हम्म भी लोग अब भारत की ओर उम्मीद से देखते हैं कि भारत इसमें हम्म अपना योगदान दे सकते हैं। वी आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, वी आर वेरी पॉजिटिव। एंड 2026 के लिए मैं फिर से यही छोटे इन्वेस्टरों को कहूंगा, बी कंसिस्टेंट, हम्म म्यूचुअल हम्म फंड, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। लेकिन हमेशा हम्म जो हम डिस्क्लेमर रखते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर की सलाह लेकर इन्वेस्ट कीजिए, लंबे हम्म समय के लिए इन्वेस्टर बने रहे। भारतीय हम्म बाजार आपको आने वाले 5 साल के बाद बहुत अच्छा रिटर्न हम्म देगा। इतना मैं मेरे 35 साल के तजुर्बे से कह सकता हूँ। जी सर एब्सोल्युटली। सेठी सर से पूछते हैं, सर डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर कमलेश जी? मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा ये सवाल है कि 5 साल पहले तो हम कल्पना कर रहे थे खाली कि भारत में ये करना है हमें। और तब कोई भी सवाल आता था तो पहले सवाल ये आता था कि पैसा कहाँ है भारत के पास। भारत के पास पैसा नहीं है, ये मुख्य अड़चन आती थी। अभी उस अड़चन को हम पार कर चुके हैं। और बिल्कुल। जो भी प्रोडक्शन का काम है बड़े लेवल पर हो रहा है। सरकार ने अपनी योजना बनाई है निवेश की। और आईपीओ के नाम पे इतना निवेश हो रहा है, अभी इंडिया टॉप पे हो गया है। तो यस। आईपीओ का निवेश हो गया। दो, फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने सहयोग दिया। तो तीसरा, उसमें इन्वेस्टमेंट इनवाइट की बाहर से, वो भी काफी मात्रा में आई है। तो ये पैसे की कोई कमी नहीं रही। और दूसरा ये रहा कि स्किल, हमें हायर लेवल की स्किल पे काम करना है, तो उसमें भी फोकस हो गया। अभी सेमीकंडक्टर की जो बात चल रही है, जो भी यूएस प्रेसिडेंट ने बोला कि इसको निकाल दो भारत को, उसमें सेमीकंडक्टर के जो हमारी कमेटी है, कि इनको हम नहीं रखेंगे, इनको टेक्नोलॉजी नहीं देनी। उनका मकसद ये है कहीं। तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर में काफी काम चल रहा है। तो ये जो पहले हम कल्पनाएं कर रहे थे वो अभी साकार होती दिख रही हैं। सामने दिख सेठी रहा है सर, आपको, आपका आईपीओ सवाल आते हैं क्या तो है बढ़ सेठी रही सर? है। आपका सवाल क्या है सेठी सर? मेरा सवाल ये है कि जो परिवर्तन आया है ये कितना जेन्युइन है, उसके बारे में आपके विचार जानना चाहता हूँ। देखिए सेठी सर, क्योंकि पहले की परिवर्तन। पंचवर्षीय योजना आगे चल जाती थी। पहले क्या होता था, 5 ईयर प्लान नहीं पूरा होता, नेक्स्ट 5 ईयर में चला गया। ऐसे करके 15-20 साल आगे चला देते थे। अभी पिछले 5 सालों से ऐसा नहीं चल रहा है, 10 सालों से। सेठी सर, परिवर्तन जो हुआ है ना, वो देखिए ऐसा होता है, मैं कुछ कहूँ या आप कुछ कहे, आप अपने विचार रखते हैं, उससे हम लोग तय नहीं करते हैं। फाइनली एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इन नंबर्स। और पिछले 5 साल की भी अगर हम बात करते हैं, जैसा आपने कहा, तो आप नंबर कंपेयर कर लीजिए ना। आप नंबर्स कंपेयर कर लीजिए, इंडस्ट्री वाइज ग्रोथ का नंबर कर लीजिए, जीडीपी ग्रोथ का नंबर कर लीजिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो उसके नंबर चेक कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लो के नंबर चेक कर लीजिए, बैंक के एनपीएस को आप चेक कर लीजिए, इनफ्लो जो बाय द वे ऑफ एफडीआई आ रहा है वो आप चेक कर लीजिए। आप ये सारे नंबर्स तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। नंबर्स तो जो आया है वो लोगों के सामने है। और इसके ये स्थिति है
कि दुनिया के अनेक डेवलप कंट्री भारत में निवेश करने को, अगर हमको एफडीआई रूट में पैसा नहीं दिख रहा होगा, या आपको लगता है एफडीआई पैसा बेच के निकल गई तो भारत में पैसा लेके गए, लेकिन साथ में भारत में एफडीआई रूट से जो पैसा आ रहा है ना, मैं ये कह रहा हूं कि आज भारत में चाइना सबसे ज्यादा अगर एफडीआई आ रहा है तो वो भारत में आ रहा है। और आप ये मेरा जो पिछले 2-3 साल का जो ना, बिल्कुल आपने सही यूज किया कि एक समय था कि भारत, ऐसा लोग कहते थे कि भाई भारत के नेता तो विदेश में कटोरी लेके जाते, कुछ फंड डोनेशन वगैरह लोन मांग लेते, लेकिन आज वो बात नहीं है। निगोशिएशन टेबल पे होते हैं, 1-to-1 निगोशिएशन होते हैं, और निगोशिएशन टेबल में दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन होती है। इन्वेस्टर्स को भी पता है कि मेरे पैसे का निवेश अगर यहाँ करता हूँ तो मुझे रिटर्न मिलेगा, और भारत भी जानता है कि ये निवेश आएंगे तो बड़ी मात्रा में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और आपने देखो ना, 5 साल में आप भारत के फ्लाईओवर देख लीजिए, नेशनल हाईवे देख लीजिए, सुपर एक्सप्रेस हाईवे देख लीजिए, पोर्ट देख लीजिए, भारत के एयरपोर्ट देख लीजिए, पावर सेक्टर को आप देख लीजिए। आप कोई भी सेक्टर को टच करके 5 साल पुराना डेटा कंपेयर करेंगे तो वो आपको बिल्कुल सामने स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। और मैं ये कहता हूँ, कहता हूँ साहस करता हूँ कहने का आज कि सेंसेक्स जो आज हम 85,000 देख रहे हैं, हम 2026 में 1 लाख सेंसेक्स देखेंगे। बुलियन गोल्ड एंड सिल्वर है, उसमें वही तेजी आज भी आगे चलती रहेगी। कॉमोडिटीज में भी आपको उसमें तेजी दिखेगी। आने वाले 26 के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स को मिलने वाली है, इतना मेरा अनुभव तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो कमलेश जी, एक बात मैं बताऊं आपको कि पहले भारतवर्ष में कोई रेस्पेक्ट नहीं थी। आज पिछले 4-5 सालों में मोदी जी जहाँ जाते हैं उनको गले लगाते हैं लोग। सर ये रशिया का देखिए क्या हो, होता है। अमेरिका का हो, ये हमने देखा नहीं अपने जीवन में कभी। देखिए सर, इसमें मैं एक ही और बात कर दूंगा, भारत ये स्लाइड की पॉलिटिकल होगा। मैं आपको एक बात कहता हूँ, कहते हैं ना हमेशा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड द स्टेट्समैन। पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, वो हमेशा नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचते हैं, और जो स्टेट्समैन होते हैं ना, वो हमेशा नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचते हैं। और दुनिया में ये प्रूव हुआ है कि द लीडरशिप मैटर्स। भारत के पास आज ऐसी लीडरशिप है कि वो भारत को परिवर्तन तो लाके दिखाएंगे, भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रख देंगे। उन्होंने अपना कमिटमेंट, डेडिकेशन दिखा दिया है, और उसके लिए तो दुनिया के देश ये मानते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब हमारे से बात करते हैं तो 1 पॉइंट एजेंडा उसका होता है कि भारत के विकास के लिए आपके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। दैट इज द अभी चेंज ऑफ द होल लीडरशिप। हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली के खंभा नोचे। जी जब कुछ नहीं जी। होता है तो उन्होंने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा रशिया और भारत की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। हम्म। उसके बाद में उनको खुद शांत होना पड़ा कि ये तो मेरा पॉलिटिकल वक्त हो गया था। पर मैं ऐसे आप वही कह किसी रहा देश के हूँ, बारे में कैसे कह सकते हैं? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। देखिए, एक एपीआई जी कैसा होता है, विच द विलिंगनेस, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। भारत सरकार के पास, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास वो इच्छा शक्ति है कि भारत को विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाना है। ये 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है। पॉलिटिकली हर के अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन एक मुद्दे के ऊपर मैं मानता हूं कि सब लोग ये एग्री करेंगे कि मोदी जी भारत को विकास की ओर लगे। रफ्तार किसी को कम लगे, ज्यादा लगे, लेकिन डेफिनेटली इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। और सारे लीकेजेस पर बंद किए, जो भी लीक हो रहा था किधर से, जी। जो भी कहीं से सर, लीकेज वी है हैव सब बंद ओनली कर 1 दिए। मिनट लेफ्ट नाउ। सेठी सर, 1 ही मिनट है यस। अपने पास, तो हाँ, तो यू मैं सर कैन एक ही लाइन बोलता मैं हूँ कि बस, जो गिव योर लीकेज है व्यू। सब बंद कर दिए। yes, that is what I'm saying. Transparency in the governance, that is the biggest change Modi ji has brought. And उसके लिए देखिए, आप करप्शन का प्रमाण आपको बहुत कम दिखेगा। मोदी सरकार के 11 साल में एक भी स्कैम आपने देखा नहीं है, कहीं हुआ नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये ट्रांसपेरेंसी देश को विकास की ओर लेके जाएगा। जी सर, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ 2026 थैंक के यू। बारे में, और फिर से लौटेंगे ऐसे ही विषय पे बात करेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, कमलेश या जी। सेठी सर, होप टू थैंक यू मीट सो यू मच फॉर सून। जॉइनिंग। होप टू मीट थैंक यू यू सून इन यस, वील मीट यू। 2026। डेफिनेटली सर। नमस्कार जी कमलेश जी और थैंक प्रिया यू जी। थैंक यू। सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।